कि ये जो विरोध चल रहा है क्या यह प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, या केवल एक इंसिडेंस का यह उत्तर था? क्योंकि विरोध इससे पहले भी हुआ है और इसी गवर्नमेंट के रूल में हुआ है, वैसे ही बने हुए थे। और इसी परिस्थिति में जो बाइडेन बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। इनका दृष्टिकोण बड़ा ही पुरातनवादी है, ये शीत युद्ध को अभी भी प्रासंगिक मानते हैं। और इनके अनुसार जब आप देखेंगे, जब ये परिवर्तन ये हुआ कि भारत ने कभी भी रसिया को इस युद्ध में सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन विरोध भी कभी नहीं किया। यह बात अमेरिका भी जानता है और सारे राजनीतिक चिंतक भी जानते हैं कि भारत के सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स यूएसएसआर या टुवर्ड्स रसिया बहुत ही अच्छे हैं। अमेरिका के साथ खड़ा था। सऊदी अरब अमेरिका का परंपरागत मित्र है। फिर देखिए आसियान, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट इंडोनेशिया है। आसियान की तो पूरी की पूरी उत्पत्ति ही हुई है। जो आसियान जो आया था 1967 में, ये तो पूरा का पूरा एक संगठन बनाया ही गया। तो उन्होंने एक बात कही थी कि तेरे मेरे चूल्हे में वह आग नहीं है ना, तेरे मेरे चूल्हे में वह आग नहीं थी, जरूर कोई परचम रहा होगा। तो यहाँ कौन परचम है और किसका पूरा का पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल रूप से चल रहा है, वो समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, थंबनेल पर देखा होगा कि कुछ बातें लिखी हुई है जो आज के दौर में जो चर्चाएं चल रही है लगातार, और एक दौर चल रहा है। एक विवाद हुआ था, पता ही होगा आपको, नुपुर शर्मा, उस पर एक विवाद हुआ। और ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस पर चर्चा करने की, हम लोग करेंगे भी नहीं। लेकिन एक देखा गया कि इस विवाद के बाद कई सारे इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ने इस पर बहुत घोर आपत्ति दर्ज की और बाकायदा भारत के राजदूतों को बुला करके एक विरोध दर्ज कराया। कराना भी चाहिए। यदि आपको कुछ समस्या है तो उसका विरोध होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है। एक राहत इंदौरी का एक शेर है कि बड़ा फिट बैठता है इस मौके पर कि आप तो अंदर हैं, है ना, यह दिल पर किसने दस्तक दी, है ना, आप तो अंदर हैं, ये दिल पर किसने दस्तक दी, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। तो इसी बात के साथ, इसी शायरी के साथ आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि इस्लाम, इंडिया एंड अमेरिका, कि ये जो विरोध चल रहा है क्या यह प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, या केवल एक इंसिडेंस का यह उत्तर था? क्योंकि विरोध इससे पहले भी हुआ है और इसी गवर्नमेंट के रूल में हुआ है। आप यदि गौर करेंगे तो विद्रोह आपको नजर आएगा बहुत ही, यदि आप इसको बड़ा तरीके से गौर से देखिएगा तो एक चीज आपको दिखेगा कि ऐसा ही विद्रोह 2019 और 20 में हो चुका है, और कुछ हद तक 21 भी मान लीजिए, 2021 मतलब 19, 20, 21 में कई मुस्लिम राष्ट्र भारत के विरोध में अपने स्वर को उठाए और उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की। और इसके पीछे कुछ कारण भी थे, खासकर 2020-21 की जो घटनाएं थी, कुछ ऐसी घटित हुई 19 से लेकर 21 तक की कई मुस्लिम राष्ट्र भारत के विरोध में आकर के कई सारी बातें कही। और उस दौर में भी यह कहा गया कि भारतीय सामानों का बाइकआउट किया जाए, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 370 जो अपील हुआ, हटा वो कानून। दूसरा सिटीजन चार्टर अमेंडमेंट एक्ट, वही नागरिकता अधिनियम जो आया, इस पर काफी विरोध हुआ भारत में और कई मुस्लिम देश इससे विरोध में आकर के प्रभावित भी हुए, अपनी रणनीति को उन्होंने बदला भी। तीसरा दिल्ली दंगा,
आपने देखा होगा दिल्ली दंगा पर भी कई मुस्लिम राष्ट्र ने भारत को प्रतिक्रिया दी और अपना विरोध दर्ज कराया। यह एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें बांग्लादेश ने भी भारत पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। और कोरोना काल में तबलीगी जमात का जो इंसिडेंस था, जिसमें उनको एक तरह से आरोपी ऐसा दिखाया गया था कि उनके कारण बहुत बढ़ा, तो इससे भी 2020-21 में हम देखते हैं कि कई सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के विरोधी हुए और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। टर्की तो था ही, टर्की ने तो काफी विरोध किया, 370 का, ए का, मलेशिया भी था, कई और देशों ने भी किया, बांग्लादेश तो मैंने कहा ही। लेकिन उस दौर में भी आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूएई जैसे देशों ने कभी भारत का विरोध नहीं किया। लेकिन इस दौर में देखेंगे तो सबने विरोध किया। ईरान, बांग्लादेश, लेकिन कई लोग हैं, टर्की है, मलेशिया है, कई लोगों ने इस पूरे दौर में भारत को अपना विरोध दर्ज किया। 21-22 में भी कुछ स्थिति ऐसी ही थी, कोई अलग नहीं थी। लेकिन इस बार देखने को क्या मिलता है कि सऊदी अरब भी, इंडोनेशिया भी और यूएई भी भारत विरोधी बयान भी दिए हैं, चीजों को बाइकआउट करने की बात भी की गई है और यहां तक विरोध बढ़ गया कि राजदूत को बुला करके विरोध दर्ज किया गया। तो प्रश्न उठता है कि यदि आप अंदर हैं तो बाहर कौन है? जो हां पास शुरू हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम कोई और कर रहा है और हमें बहुत पता नहीं चल पा रहा? यह समझने की जरूरत है कि यह पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। हां, समस्या है, इश्यूज थे, लेकिन वो इशू पहले भी थे। आज इतनी बड़ी इशू को जनरेट किया गया, क्या इसके पीछे कुछ और ताकतें थी? तो इस बात को हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब यह है कि शीत युद्ध का दौर, आपको पता होगा, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर, जो लगभग 1945 से लेकर के 1990 के बीच चला। आपको पता होगा शीत युद्ध के समय अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, जो आज के तारीख में टूट गया है और उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी रसिया बन गया। यानी आप कह सकते हैं जो आज रसिया था वो पहले सोवियत संघ था, यूएसएसआर। हाँ, जिसके टूटने के बाद 90 में ये देश टूटता है यूएसएसआर और कुल 15 देश बनते हैं। उसमें सबसे बड़ा कौन है? रसिया। हम लोग यहां पर ये चर्चा नहीं करने आ रहे हैं, हम लोग कुछ और बातें करने आ रहे हैं कि शीत युद्ध के दौर में आप जरा देखिए उस पूरा शीत युद्ध के दौर को। अमेरिका और रसिया के बीच एक पूरा का पूरा टसन है। और इस दौर में आप क्या देखेंगे कि 1970 का वर्ष होगा, 71 का, 1971 का वर्ष, जब पाकिस्तान वॉर हो रहा था भारत का, तो उस परिस्थिति में भारत ने यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि की। क्यों की? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में आ चुका था। इसकी जहाजी बेड़ा हिंद महासागर तक पहुंच चुका था और उस परिस्थिति में इंदिरा गांधी यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय संधि कर लेती। और यहां से जो हमारी गुट निरपेक्ष की नीति थी कि हम दोनों ही ग्रुप से दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये शीत युद्ध के दौर में पूरा विश्व लगभग 2 गुटों में बंट गया था, एक अमेरिका और उसका सपोर्टर और एक यूएसएसआर यानी रसिया और उसका सपोर्टर। कुछ लोग जो दोनों के सपोर्ट में नहीं थे, उसमें से हम थे, लेकिन हमने अपने आप को निर्गुट रखा, मतलब बिना किसी गुट का।
लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने 1971 में रसिया के साथ मैत्रीपूर्ण संधि की, लेकिन यह किया गया संधि एक व्यवस्था थी। और उस दिन से लेकर आज, उस दिन से लेकर के काफी लंबे समय तक आप देखेंगे कि अमेरिका और भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। कब तक नहीं रहे? लगभग 1991 तक नहीं रहे। 1991 तक, यानी शीत युद्ध का अंत, यूएसएसआर का टूटना, शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। भारत को हमेशा संख्या की दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन शीत युद्ध का अंत होता है और इधर भारत में आर्थिक संकट हो जाता है, और आर्थिक संकट के कारण भारत को आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। और इस लोन की शर्तों के कारण भारत ने अपनी पूरी आर्थिक छवि को बदल दिया, आर्थिक नीति को बदल दिया। भारत ने अब वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाया है, जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में यदि भारत में आर्थिक मंदी नहीं आती, आर्थिक मंदी, तो भारत न आईएमएफ के पास में जाता, ना भारत को ये इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ता, लेना पड़ता, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जैसे ही भारत ने 1991 में, यानी जैसे ही भारत ने 1991 में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीति बदली और ये एलपीजी हो गया, वैसे ही हम धीरे धीरे करीब होते चले गए यूएसए के, क्योंकि यह यूएसए को ज्यादा सूट करता था। यूएसए कई दिनों से भारत के बाजार को तलाश कर रहा था, और इस चीज ने भारत के बाजार को खोल दिया। अब यूएसए की आर्थिक नीति के हिसाब से हमारा देश की आर्थिक नीति बन गई, और हम धीरे धीरे यूएसए के करीब आना शुरू हो गए। क्योंकि रसिया उसके बाद टूट चुका था, यूएसएसआर टूट चुका था, एक देश रूस बनकर के सामने आया, वो उतना ताकतवर नहीं था, वहां पर उसकी अपनी आर्थिक स्थिति स्वयं खराब थी। तो उस परिस्थिति में भी हम अपना संबंध रसिया से बनाए हुए रहे। लेकिन यह बात ध्यान देना है कि 90 से पहले जहां हमारे रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, वहां 90 के बाद हमारे संबंध अमेरिका के साथ और भी अच्छे होते चले गए, और अच्छे होते ही चले गए। चाहे वह बिल क्लिंटन साहब हो उस दौर में, वाजपेयी, बिल क्लिंटन, या ओबामा और मनमोहन सिंह, या ट्रंप और मोदी, भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती अपने निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई, अपने कल्मिनेशन, अपने पीक तक पहुंच गया। लेकिन इस परिस्थिति में भी, इस सिचुएशन में भी रसिया के साथ हमारे संबंध बने रहे। हां, वो गर्मजोशी नजर नहीं आया। वो जो गर्मजोशी पहले हुआ करता था, उस गर्मजोशी में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन आज भी हमारे संबंध रसिया से वैसे ही बने हुए थे। और इसी परिस्थिति में जो बाइडेन बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। इनका दृष्टिकोण बड़ा ही पुरातनवादी है, ये शीत युद्ध को अभी भी प्रासंगिक मानते हैं, और इनके अनुसार जब आप देखेंगे, जब ये चुनाव जीते ही थे तो और राष्ट्रपति बने ही थे, उसी के बाद उन्होंने ये कह दिया कि रसिया हमारा परंपरागत दुश्मन है, और उसी दिन से उनकी विदेश नीति स्पष्ट रूप से नजर आती है। और हुआ क्या? हुआ यह कि अपनी विदेश नीति यानी शीत युद्ध को अपने मन में रखे हुए और अपना सबसे बड़ा दुश्मन रसिया को मानते हुए जो बाइडेन साहब ने क्या किया? न्यू कोल्ड वॉर को जनरेट कर दिया, और यूक्रेन को कहा भैया हम आपको नाटो में शामिल करेंगे, या यूक्रेन ने एक कदम आगे बढ़ के कहा हम नाटो में शामिल होंगे। अब रसिया के द्वार पर यदि कोई नाटो आ जाए, यानी वह ग्रुप
जो शीत युद्ध काल में बना, अमेरिकी फेवर में बना एक मिलिट्री ग्रुप, जो एकदम जिसका मोटो था कि यूएसएसआर का सर्वनाश किया जाए, उसको कैसे रसिया अपने द्वार पर उसके साथ समझौता कर पाता। क्योंकि यदि नाटो में यूक्रेन जाएगा तो वहां पर अमेरिका अपने मिसाइल डिप्लॉय करेगा, और वो भी न्यूक्लियर वॉर हेड के साथ। परिस्थिति में देखिए कैसे परिवर्तन होता है। जैसे ही, अब आप देखिए, अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही अमेरिका और भारत के बीच संबंध में एक जबरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि भारत ने कभी भी रसिया को इस युद्ध में सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन विरोध भी कभी नहीं किया। यह बात अमेरिका भी जानता है और सारे राजनीतिक चिंतक भी जानते हैं कि भारत के सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स यूएसएसआर या टुवर्ड्स रसिया बहुत ही अच्छे हैं। और इसी का परिणाम है, आपको दिखेगा, और जिस ढंग से सब चीजें हुई सबको पता है। तो अब आप देखे होंगे कि अमेरिका को यह बात लग गया कि भारत रसिया के साथ खड़ा है। दोनों के बीच दरार आनी स्वाभाविक थी। फिर पता ही होगा क्या हुआ अभी क्वाड मीटिंग में। बाइडेन साहब ने तो काफी इग्नोर करने की कोशिश किया। फिर जब मोदी जी की बारी आई बात करने की, तो उन्होंने केवल एक वर्ड में बाइडेन का नाम लिया और शॉर्ट में नोट कंप्लीट कर दिया। तो साफ दिखा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब उतने अच्छे नहीं। तो प्रश्न उठता है कि सर इसका क्या लेना देना है। इतनी सारी कहानियां आपने बता दी कि शीत युद्ध काल में हमारे संबंध खराब थे अमेरिका से, फिर शीत युद्ध के बाद संबंध अच्छे हुए क्योंकि हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया, और फिर अब जाकर के संबंध खराब हो गए। इसका क्या लेना देना है सर उस इस्लामिक वर्ल्ड से जो आज भारत के विरोधी है। तो यहीं पर आपको समझना होगा। समझना क्या, ये देखिए, समझना ये है कि पूरे कोल्ड वॉर पीरियड में, यानी 1945 से लेकर के 1991 तक, इस पूरे कोल्ड वॉर पीरियड में जहां अमेरिका और इंडिया के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, तो देखा गया कि वेस्टर्न कंट्री यानी सऊदी अरब है ना, खासकर, इसके साथ भी भारत के संबंध अच्छे नहीं है। फिर देखा जाए इंडोनेशिया, इसके साथ भी संबंध अच्छे नहीं है। इंडोनेशिया छोड़िए, आसियान देशों के साथ भी भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के काल में हम जहां रसिया की ओर झुके हुए थे, सऊदी अरब अमेरिका के साथ खड़ा था। सऊदी अरब अमेरिका का परंपरागत मित्र है। फिर देखिए आसियान, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट इंडोनेशिया है। आसियान की तो पूरी की पूरी उत्पत्ति ही हुई है। जो आसियान जो आया था 1967 में, ये तो पूरा का पूरा एक संगठन बनाया ही गया था अमेरिका के लीडरशिप में, ताकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रसार रोका जा सके एशिया में। तो आप देखेंगे कि 90 तक जब हम अमेरिका से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, हमारे संबंध वेस्टर्न एशिया से भी उतने अच्छे नहीं है, खासकर सऊदी अरब से, और हमारे संबंध आसियान कंट्री से भी अच्छे नहीं है, खासकर इंडोनेशिया से। लेकिन जैसे ही 90 में हमने आर्थिक नीति को अपनाया और धीरे धीरे ग्लोरियस डे ऑफ दी है ना रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, वैसे वैसे सऊदी अरब के साथ भी हमारे संबंध सही हुए और अदर कंट्रीज के साथ भी सही हुए। और आज इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। आज फिर जब अमेरिका और हमारे बीच संबंध उतने अच्छे नहीं है, तो निस्संदेह इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज का भारत के विरोधी आना और बोलना, उसके पीछे आप सोच सकते हैं क्या मानसिकता होगी। ये सारे ब्लॉक अमेरिकी ब्लॉक है। टर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया,
ये सभी परंपरागत मित्र हैं अमेरिका के। और जैसे ही आज के तारीख में रसिया से, क्योंकि पता तो चली गया अमेरिका को कि इंडिया सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स रसिया बहुत स्ट्रांग है, तो एक दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने पीछे से कवर फायर करना शुरू कर दिया। और हमें लग रहा है कि यह वास्तविक है, लेकिन जो वास्तविक है वो नजर नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो नजर नहीं आ रहा है वही सब कुछ है। आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? क्योंकि इतना बड़ा चीजों के होने के पीछे एक महाशक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे और समझेंगे कि विदेश नीति को कभी भी एक एंगल से देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और वैसे भी एक बहुत है ना पुराना एक शायर है अमृता शेरगिल प्रीतम का, जब भारत का पार्टीशन हो रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि तेरे मेरे चूल्हे में वह आग नहीं है ना, तेरे मेरे चूल्हे में वह आग नहीं थी, जरूर कोई परचम रहा होगा। तो यहाँ कौन परचम है और किसका पूरा का पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल रूप से चल रहा है वो समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आज इसी के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ इस अध्याय का अंत करते हैं। आगे एक नए सब्जेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।